सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ही करीब है। मई में एग्ज़ाम है आपका। और मैं इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के कराऊंगा जो आपके प्रीलिम्स को आसान कर सके। तो इसमें हम आज चौथा चैप्टर कराने जा रहे हैं, निर्धनता एवं बेरोजगारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। किस पर करता है? तो प्रभावी मांग पर करता है। ठीक है। जो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, इनके अकॉर्डिंग किसी देश में रोजगार वस्तु एवं सेवा के लिए लोगों के प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। इस प्रकार प्रभावी मांग की कमी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। ठीक है। जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उतनी ज़्यादा महंगाई होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा कह सकते हो कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ये दो चीज़ें आप याद रखो। ठीक है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर प्राकल्पना की हिमायत किसने करी थी? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मिल्टन फ्रीडमैन। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर आर्थिक गतिविधि के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। 1960 के दशक में इसे इक्यो समस्या से निपटने वाले मिल्टन फ्राइडमैन और एडमंड फिलिप्स दोनों को उनके काम के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला और अवधारणा के विकास को पुरस्कार के पीछे मुख्य प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया गया। ठीक है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिर स्थिति में होती है तो वो बेरोजगार कर्मचारियों के अनुपात का अनुपात है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी उन्मूलन में अर्थ सहायक के एक विकल्प के रूप में यूबीआई का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक मूल आय। सार्वत्रिक या सार्वभौमिक बुनियादी आय गरीबी को कम करने का एक विकल्प है जिसके तहत सरकार प्रत्येक महीने प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित रकम देगी। इस योजना को लागू होने के पश्चात सभी प्रकार की सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? क्या पूछा है? असत्य कौन सा है? तो राइट आंसर आपको बताना है। पहला है कि मजदूरी बोर्ड त्रिपक्षीय स्वरूप के होते हैं जिनमें कामगारों, नियोक्ताओं और स्वतंत्र सदस्यों में से प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पत्रकार और गैर पत्रकारों के मजदूरी बोर्डों के सिवाय अन्य सभी मजदूरी बोर्ड सांविधिक स्वरूप के होते हैं। तीसरा है, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजदूरी बोर्डों की उपयोगिता के विरुद्ध अनुशंसा दी है। तो चार आपके पास में विकल्प हैं, आपको बताना है, तीन विकल्प हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। केवल दूसरा गलत है। क्या बताना है? केवल दूसरा गलत है आपका, ये गलत है, बाकी दोनों विकल्प आपके सही है। ठीक है। मजदूरी बोर्ड त्रिपक्षीय रूप के होते हैं जिनमें कामगारों, नियोक्ताओं और स्वतंत्र सदस्यों में से प्रतिनिधि होते हैं। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजदूरी बोर्डों की उपयोगिता के विरुद्ध अनुशंसा दी है। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, गोमिदांग द्वारा निर्धारित जनता की चार अति आवश्यकताएं क्या थी? ठीक है। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं, ए। ठीक है। इनके द्वारा चार जो अति आवश्यकताएं हैं वो थी कपड़ा, खाना, घर और परिवहन। ये चार जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की अवस्था से विचलन किस प्रकार के होते हैं? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रकृति में पूर्ण रूप से अस्थायी। रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की अवस्था से विचलन प्रकृति में पूर्ण रूप से अस्थायी होती है। अगला क्वेश्चन है, पूंजी सघनीकरण क्या उल्लिखित करता है? 7वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रति कामगार अधिक नियत पूंजी होने देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, मानव निर्धनता सूचक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया? तो 1997। इसमें आपने देखा कि 3 सिद्धांतों को अपनाया गया था, स्वस्थ सेवाएं, सुरक्षित पेयजल एवं पर्याप्त भोजन, कम उम्र में मौत का जोखिम। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वह न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार है। ठीक है।
भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है? कैलोरी के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करता है। कैलोरी के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करता है। 10वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो राइट आंसर 10वें का क्या हो जाएगा? डी, ताप शक्ति। ठीक है, ताप शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी आर्थिक लगान वह राशि होती है जिसमें वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए अवश्य अदा किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ज्यादा पता चला कि जो है रोजगार कम है, टीम मेंबर की कम आवश्यकता है, लोग ज्यादा है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यानी एक का काम है, उसमें 3 लोग लगे हुए। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? सी, यानी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 74 से लेकर 79 केवल 4 वर्ष की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। ये योजना डीपी धर मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी। पूंजीवादी कैसी अर्थव्यवस्था है? बाजार पर पूरी तरह से डिपेंड है ना। प्रोडक्शन उतना ही किया जाएगा जितनी ज्यादा आवश्यकता होगी बाजार को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है जब क्या? जब राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरी जो है, जब श्रमिकों की मजदूरी सीमांत आय उत्पाद से कम है। सीमांत आय उत्पाद से क्या है? मजदूरी जो है वो लेस होगी, तब ऐसा माना जाता है कि श्रमिकों का शोषण है। ऐसी स्थिति में उत्पादन क्षमता अधिक होती है किंतु उसकी तुलना में मजदूरी कम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? 17वां क्वेश्चन है। तो किसी देश का आर्थिक जो विकास है वो पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी राज्य की आर्थिक व्यवस्था की उत्पादक क्षमता पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजित करने के लिए अपर्याप्त हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। यानी किसी राज्य की आर्थिक व्यवस्था की उत्पादक क्षमता पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजित करने के लिए अपर्याप्त हो तो उसे संरचनात्मक। ठीक है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही कमजोर है। बेसिकली जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो नौकरियों के बीच बेमेल और बेरोजगारों के कौशल के स्तर को दर्शाती है। जो चक्रीय बेरोजगारी के विपरीत यह व्यापार चक्र के अलावा अन्य बलों के कारण होता है। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था में एक अंतर्निहित बदलाव कुछ समूहों को नौकरी पाने के लिए मुश्किल बनाता है। बेरोजगारी के अन्य प्रकारों के मुकाबले इसकी पहचान कठिन है। मंदी के खत्म होने के बाद स्ट्रक्चरल बेरोजगारी अत्यधिक लंबे समय तक बेरोजगारी दर को बनाए रख सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित कथनों पर विचार करना है, बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेसिकली आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य जो है वो केवल 2 यानी पूरक पोषाहार की जो व्यवस्था है वो 14 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य 300 दिनों के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुमनिया ऑन जीईएम, बुमनिया ऑन जीईएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पहला और दूसरा दोनों। यानी जो बुमनिया आंजीएम है, ये महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और संस्थानों को सीधे हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुएं बेचने की एक पहल है। ठीक है, इससे लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने के संयुक्त राष्ट्र को सतत विकास लक्ष्य 5 को हासिल करने में मदद मिलेगी। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो SDG 5 है वो किसके बारे में बात करता है, SDG 5 क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्यों बढ़ती है? क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। ठीक, बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या विकसित तथा अल्प विकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के मध्य परिलक्षित होती है। भारत जैसे देशों में बेरोजगारी का सर्वप्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि तथा पूंजी की कमी है। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976 में पास हुआ था। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम 1976 में पास हुआ था। भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरी को नागरिकों के मौलिक मानव अधिकार का हनन मानते हुए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 लागू किया। अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य कमजोर वर्गों के आर्थिक और वास्तविक शोषण को रोकना है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, कैसी है? तो वो है संरचनात्मक बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा है। यानी संरचना की कमी होने के कारण जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है तब संरचनात्मक बेरोजगारी प्रकट होती है। भारत में अधिकांशतः संरचनात्मक बेरोजगारी देखी जाती है। छिपी बेरोजगारी क्या है? छिपी बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, इसका राइट आंसर डी होगा। यानी छिपी जो बेरोजगारी होती है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, इसी को कहते हैं छिपी बेरोजगारी। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए होते हैं, अर्थात अतिरिक्त लोगों को हटा देने पर उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पर छिपी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चालू मासिक स्तर पर। भारत में NSSO, जिसको हम लोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत स्तर पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करना है। यह बेरोजगारी के मापन हेतु 3 विधियों को अपनाता है। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37.2। जो तेंदुलकर समिति थी वो 2004 और 5 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 37.2 आकलित किया, जिसमें ग्रामीण इलाकों की संख्या 41.8%, शहरों में 25.7%। परंतु तेंदुलकर फार्मूला के तहत 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे की आबादी घटकर 21.9% रह गई। ठीक, अब अगला है भारत में कृषि। इसका जो होगा इसका वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो आप लोग बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। हमारे वीडियो को फॉलो सब्सक्राइब करिए ताकि हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। क्वेश्चंस ऐसे ही लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।